Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic, that is ribosomes. It is one of the cell organelle. Ribosomes are the granular structure. The word granular structure, ठीक है, एक ये राइबोसोम है और एक सेल का पार्ट है, सेल का एक हिस्सा है, सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है. इसको एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर कहा जाता है, जैसे ग्रेन्स, जैसे कि गंदम वगैरह के एक दाना इस तरह दिखता है सेल के अंदर. First, it was discovered by जॉर्ज पैलेट इन 1953. 1953 में इसको फर्स्ट टाइम सेल के अंदर देखा गया था. न्यूक्लियोलस मेक्स राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोम इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ टू थिंग्स. ये जो राइबोसोम है, सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल मौजूद है, सेल का एक हिस्सा है जो सेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आम किरदार अदा करता है. ये जो सेल का पार्ट है, सेल ऑर्गेनल है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है. ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलके बना हुआ है. आरएनए एंड प्रोटीन मिलकर इसे बनाते हैं. इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन. और इसका जो आरएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस था, डार्क स्फेरिकल रीजन, वहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनता है और डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोटीन ऑफ राइबोसोम. सो ये कम्प्लीटली राइबोसोम सेल के न्यूक्लियस के अंदर बनता है. राइबोसोम्स आर फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल. ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है. ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है. एक बैक्टीरियल सेल में भी राइबोसोम्स होते हैं और एक एनिमल सेल या अमीबा सेल या प्लांट सेल में भी राइबोसोम्स मौजूद हैं. फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म और अटैच विद द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये फ्रीली भी साइटोप्लाज्म में मौजूद हो सकते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं. राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. राइबोसोम्स मिलके बना हुआ है प्रोटीन और आरएनए से, और आरएनए और प्रोटीन का इक्वल अमाउंट में दोनों मौजूद हैं और मिलकर राइबोसोम्स को बनाते हैं. ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स. राइबोसोम का स्ट्रक्चर 2 यूनिट से मिलके बना हुआ है. 2 पार्ट्स हैं राइबोसोम्स के. एक को लार्ज सब यूनिट कहा जाता है जो साइज़ में बड़ा है, जबकि जो स्मॉलर सब यूनिट है वो साइज़ में छोटा है. और ये बीच में आपको मैसेंजर आरएनए दिखाई दे रहा है, क्योंकि डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर उस मैसेंजर आरएनए को रीड करके राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं. राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना. They are also called the protein factories of the cell. राइबोसोम सेल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स बनाता है. Our enzymes are protein in nature. Our hormones are protein in nature. Most of the hormones are protein in nature, जो chemical messengers होते हैं बॉडी में. और enzymes जो कि मुख्तलिफ़ metabolic reactions को carry out करते हैं. और आर स्किन इज़ प्रोटीन इन नेचर. सो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बॉडी के अंदर बनती हैं, जो प्रोटीन है, वो राइबोसोम्स बनाता है. सेल के अंदर राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने का काम करता है. अमाइनो एसिड्स को आपस में कनेक्ट करके प्रोटीन बनाता है. और ये कौन डिसाइड करता है कि किस किस्म की प्रोटीन कैसे बनती है? रेसिपी जो है, प्रोटीन बनाने की जो रेसिपी है वो डीएनए में मौजूद है और मैसेंजर आरएनए डीएनए से वो रेसिपी कॉपी करता है. एक कॉपी के फॉर्म में मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर उस मैसेंजर आरएनए को रीड करके, पढ़ के फिर जाके प्रोटीन बनती है. सो बेसिकली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड. एक सेल के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए पहले डीएनए, जिसमें जीन्स के फॉर्म में रेसिपी मौजूद है. किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले तो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बनाने का सामान चाहिए. रेसिपीज़ मीन्स बनाने का तरीका, कि किस तरीके से वो बनेगा. और उसके अलावा आपको चाहिए मशीनरी जिसमें वो चीज़ बन सके. ठीक है. तो हमारे पास जो डीएनए है उस जीन्स के फॉर्म में या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के फॉर्म में, और जो उसके नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं उनकी अरेंजमेंट के फॉर्म में रेसिपी मौजूद है. डीएनए के पास रेसिपी है, बनाने का तरीका है. मैसेंजर आरएनए वो डीएनए से कॉपी करता है
रेसिपी और फिर न्यूक्लियस से बाहर आता है। बाहर जाकर राइबोसोम्स उस रेसिपी को पढ़ते हैं और फिर सेल के अंदर अमाइनो एसिड्स साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। उन अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए लेकर आता है राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम उन अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़कर प्रोटीन बनाता है। सो बेसिकली राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है सेल के साइटोप्लाज्म में। ये फ्रीली भी मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर ये अपने आप को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच रखती हैं। जैसे कि जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी कर रहे थे, यहाँ पर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के ऊपर पढ़ा कि दीज आर द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से उनका एक रफ अपीयरेंस था, वो बाहर से रफ दिख रहे थे, इसीलिए उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया था। इसीलिए राइबोसोम्स they may be present on the surface of the endoplasmic reticulum, or maybe they are present freely in the cytoplasm. सेंट्रियोल जो है ये भी सेल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन ये प्लांट सेल्स में मौजूद नहीं होता, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग दिस डिवीजन ऑफ द एनिमल सेल, और जब भी एक एनिमल सेल डिवाइड हो रहा होता है, एक मैच्योर सेल जब दो हिस्सों में डिवाइड होता है, तकसीम होता है, उस टाइम ये सेंट्रियोल्स बहुत क्लियरली नज़र आते हैं, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं जो कि सेल के क्रोमोसोम्स को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रक्चर, टू होलो सिलेंड्रिकल बॉडीज, सेंट्रियोल्स, एक एनिमल सेल में दो सेंट्रियोल्स होते हैं और जो कि होलो हैं, अंदर से खोखले हैं, ऐसे पाइप, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो अंदर से खोखले हैं, खाली हैं। ये आपके डायग्राम में आप देख सकते हैं। दीज सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स के फॉर्म में मौजूद हैं, और इस तरह 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। सो 9 3s are 27, टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो मिलकर एक सेंट्रियोल बनाते हैं। You can see that these long tube-like structure which are hollows, अंदर से खोखले हैं, खाली हैं, दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर एक ट्रिपलेट बनाता है, और इस तरह 9 ट्रिपलेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक सेंट्रियोल बनाते हैं, और इस तरह के 2 सेंट्रियोल सेल में साथ मौजूद होते हैं। और ये सेल डिवीज़न से पहले ये सेंट्रियोल्स अपने आप को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में जब डिविजन्स होती हैं तो ये सेंट्रोजोम सेंट्रियोल्स बन जाते हैं। सेंट्रियोल इज़ मेड अप ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सेंट्रियोल्स 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बने हुए हैं। व्हाट आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स? माइक्रोट्यूब्यूल्स एक लंबे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स खुद पाइप की तरह हैं, अंदर से खोखले हैं, होलो हैं, और इस तरह के छोटे छोटे पाइप्स जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, 3 पाइप एक साथ, और वो ट्रिपलेट्स 9 दाने माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स जब एक साथ एक राउंड शेप में अरेंजमेंट करते हैं तो एक सेंट्रियोल बनता है। ये सेंट्रियोल सेंट्रोजोम से बनते हैं, और ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम पे बहुत क्लियरली विजिबल हैं, मतलब माइक्रोस्कोप के अंडर ये नज़र आते हैं। देयर आर 9 ट्रिपलेट सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक सेंट्रियोल बनाते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल खुद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर से खोखला है, खाली है, और इस तरह साइड से ये ट्यूब्यूलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक कंप्लीट एक होलो स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं इन राउंड शेप। Then comes another cell organelle known as lysosomes. Lysosomes. The word lysis or lyso is used for the breakdown.
किसी चीज़ को जब तोड़ा जाता है तो स्पेशली द वर्ड लाइस या लाइसोम यूज़ होता है, एंड सोम इज़ द बॉडी। ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मुख्तलिफ़ किस्म की लिपिड मॉलिक्यूल्स की, न्यूक्लिक एसिड की तोड़ फोड़ करते हैं सेल के लिए, उन चीज़ों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि सेल उनको इस्तेमाल कर सके। ये लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक आउटर कवर है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, ये लाइसोसोम, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जब किसी भी फूड वैक्यूल के साथ उस फूड वैक्यूल में उस फूड वैक्यूल्स को अभी हम आगे पढ़ेंगे। वैक्यूल्स क्या है, एक राउंड शेप कंटेनर्स हैं, बॉक्स हैं, जिसके अंदर फूड हो सकता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है जो सेल के अंदर एंटर हो रहा है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेगा। जब लाइसोसोम उस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ होगा, टकराएगा, तो जो फूड वैक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, मे बी लिपिड्स हो, मे बी प्रोटीन्स हो, मे बी न्यूक्लिक एसिड हो, तो वो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, ताकि वो अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो बिल्कुल डिफरेंट शुगर यूनिट्स में चेंज हो जाएगा, अगर प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड्स में, अगर लिपिड है तो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स में, अपने सिंपल यूनिट में मैक्रो मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा। एक मैक्रो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो मॉलिक्यूल शुगर यूनिट्स में चेंज हो जाएगा। एक प्रोटीन जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स लार्ज साइज मॉलिक्यूल है जो अपने छोटे सब यूनिट्स में जो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लिपिड है तो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे, ये जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं, ताकि फिर सेल उन मॉलिक्यूल्स को मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। तो ये सेल के अंदर डाइजेशन का काम करते हैं, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की तोड़ फोड़ का काम करते हैं। उसके अलावा अगर सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनल है, जैसे कि सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी तो बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज बने, लेकिन उसके बाद वो टाइम पीरियड गुजर गया, अभी सेल को उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, उतनी ATPs नहीं चाहिए, तो वो सेल के जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो भी लाइसोसोम की हेल्प से उनकी तोड़ फोड़ होगी। एक्स्ट्रा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सेल में जिनकी अभी सेल को ज़रूरत नहीं है, तो या फिर वो फर्दर फंक्शनल नहीं है, काम नहीं करते, उन सेल ऑर्गेनल्स की तोड़ फोड़ का काम भी ये लाइसोसोम्स करते हैं। इनमें ये एक मेम्ब्रेन है, आउटर कवर है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स मौजूद हैं। इसको CD ड्यूफ इन 1949 में डिस्कवर किया गया था, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ये जो लाइसोसोम है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, इसका एक ही आउटर मोस्ट कवर है या फिर लेयर है या मेम्ब्रेन है। इनक्लोज वेरी इफेक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम, और उस मेम्ब्रेन के अंदर, उस कवर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। फंक्शन: डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट द कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड जैसे मुख्तलिफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन उनकी करते हैं। ब्रेक डाउन द वेस्ट प्रोडक्ट्स, और सेल के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ऐसे केमिकल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी अभी फर्दर और ज़रूरत नहीं है और मज़ीद उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें भी तोड़ने का काम करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ इनएक्टिव ऑर्गेनल्स, वो सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, जो कि इनएक्टिव हैं, अब मज़ीद काम नहीं कर सकते या मज़ीद फंक्शनल नहीं है, उनको भी तोड़ने का काम करता है लाइसोसोम। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर एक लाइसोसोम मौजूद है। ये दिस इज़ लाइसोसोम, अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, जिसके अंदर ये ग्रीन राउंड शेप में आपको मुख्तलिफ एंजाइम्स शो किए गए हैं कि एक सिंगल मेम्ब्रेन है, एक आउटर कवर है, एक बॉक्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइम्स मौजूद हैं, जो सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डाइजेशन करता है, मीन्स ब्रेक डाउन करता है, तोड़ फोड़ करता है मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स को, और सेल के लिए उन मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करता है। नाउ
द नेक्स्ट आर सेल ऑर्गेनल दैट इज़ जस्ट प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं या फिर इन ये जो है फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। दे मे बी प्रेजेंट इन एल्गी, एल्गल, द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया विच कैन गो फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, उनमें प्लास्टिड मौजूद हो सकते हैं। अदर देन दैट ये प्लांट्स में मौजूद है, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन मौजूद हैं इन सेल ऑर्गेनल्स के। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद हैं। कंटेन पिगमेंट्स गिव प्लांट सेल देयर कलर्स, इन प्लास्टिड्स में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिड्स होते हैं और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स होते हैं। व्हाट आर पिगमेंट्स? कलर बॉडी, मुख्तलिफ़ कलर बॉडीज़ हैं जो जिस किस्म का प्लास्टिड मौजूद है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स प्रोवाइड करता है टू प्लांट्स। On the basis of type of pigment, plastids are classified as chloroplast, chromoplast and leucoplast. Pigments के basis पर इनको plastids को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्लोरोप्लास्ट जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ऐसे कलर बॉडीज़ जो प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो प्लांट्स को मुख्तलिफ लाइट येलो, ऑरेंज, रेड इस तरह के ब्राइट कलर्स देता है क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स को। और ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है, इसका मेन काम है स्टोरेज। वो स्टोर मुख्तलिफ प्लांट्स के लिए, जैसे कि प्लांट्स अपना ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। स्टार्च इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, एंड प्लांट स्टोर देयर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये ल्यूकोप्लास्ट में बेसिकली ये स्टार्च स्टोर होते हैं, जमा हो सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में ये मसल्स में और लिवर में और हमारे फैट सेल्स में ये हमारा स्टोरेज होता है। हमारे जो है हमारा जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। इसी तरह प्लांट्स में इनका जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और मोस्टली ये अंडरग्राउंड जो हमारे पास अंडरग्राउंड प्लांट्स के स्टोरिंग पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो और radish, etc., carrots, all of such vegetables, they have leucoplast. पोटैटो में जैसे ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्टार्च को स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, वन ऑफ द प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, ओवल शेप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये ओवल शेप में है। दिस इज़ द डायग्राम of chloroplast, and there in the cell of the plant chloroplasts are located, and this is the structure of the chloroplast. Chloroplast is a oval shaped and is double membrane bounded. इसके दो membranes हैं, एक outer membrane और एक inner membrane. Outer membrane and the inner membrane. Outer membrane and inner membrane दो membranes हैं। ये देखिए, ये inner membrane and that one is the outer membrane. यहाँ पे space between two membrane, there is space, थोड़ी सी खाली जगह है outer membrane और inner membrane की बीच में। Stroma cavity filled with liquid material, ये दोनों membranes के अंदर, outer और inner membrane के अंदर जो जितना भी space है that is called cavity, और अंदर जो space में liquid मौजूद है, ठीक है, लिक्विड मटेरियल मौजूद है, एंड दैट स्पेस, दैट कैविटी इन विच लिक्विड इज़ प्रेजेंट, एक अंदर का हिस्सा, एक दो मेम्ब्रेन, दो कवर्ड बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर जितनी भी खाली जगह है, खाली जो स्पेस है, उसमें लिक्विड मटेरियल मौजूद है, एंड दैट लिक्विड मटेरियल प्लस दैट एरिया रीजन कैविटी इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। इसे स्ट्रोमा कहा जाता है, अंदर की जो कैविटी है प्लांट क्लोरोप्लास्ट की, stroma. Now in this diagram you can see that where is stroma, here it is, ये जो है यहाँ पे ये stroma आपको light green color में नज़र आ रहा है। In this diagram this internal space in which liquid material is present, this complete space is called the stroma. This part is called stroma.
आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, ये जो क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है, सो इट इज़ कॉल्ड स्मूथ। सी, कोई भी रफ अपीयरेंस नहीं है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, सो आउटर मेम्ब्रेन वो स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थैलाकॉइड। जो इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, वो इस तरह की सैक लाइक छोटे छोटे पाउच की तरह, छोटे छोटे बैग्स की तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं, छोटे छोटे पाउच बैग्स, ये थैलाकॉइड कहलाते हैं। इन्हें कहा जाता है थैलाकॉइड। थैलाकॉइड एक थैले की तरह, एक पाउच की तरह, एक बैग की तरह, एक सैक मीन्स एक थैली की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह, जैसे कॉइन्स को हम लोग अरेंज करें एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही नज़र आता है, जैसे छोटे छोटे कॉइन्स को हमने एक दूसरे के ऊपर अरेंज करके रखा है। तो ये जो पूरा, जब मुख्तलिफ थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह अरेंज्ड होते हैं तो इन्हें ग्रेना कहा जाता है, और सिंगुलरली इट इज़ कॉल्ड ग्रेनम। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज थैलाकॉइड। थैलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टॉक, एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ थैलाकॉइड्स मौजूद होते हैं जिसे ग्रेना या ग्रेनम कहा जाता है। थैलाकॉइड कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच कैप्चर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये थैलाकॉइड्स हैं और एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है। ये एक थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के ऊपर, इस थैलाकॉइड के ऊपर एक और थैलाकॉइड, फिर एक और थैलाकॉइड, इस तरह बहुत सारे थैलाकॉइड्स जब एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं, इन्हें ग्रेनम या ग्रेना कहा जाता है। और यहाँ पे हर एक थैलाकॉइड के ऊपर कलर बॉडीज़ हैं, पिगमेंट्स हैं नोन एज क्लोरोफिल। और ये जो कलर बॉडीज़ हैं, एक तो ये प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं, जिस जगह पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जैसे कि लीव, स्टेम वगैरह, यहाँ पे ये प्लांट का ग्रीन कलर है बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल। ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं। और उसके अलावा ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है इसकी ब्रेक डाउन होती है, एंड देन ब्रेक डाउन इन सेंस कि वो इलेक्ट्रॉन पास करता है, और फिर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, और फिर एक फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है। दीज क्लोरोफिल कलर बॉडी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये थैलाकॉइड्स के ऊपर मौजूद होते हैं, और यहीं पे फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म होता है प्लांट में। ये लीव्स में ज़्यादातर मौजूद है, इसीलिए लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, कि लीव्स को प्लांट्स का किचन कहा जाता है बिकॉज लीव्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स मौजूद हैं, और यही क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से जब प्लांट अपना ग्लूकोज बनाता है सनलाइट की मौजूदगी में, तो उस प्रोसेस को, उस अमल को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और ये प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की मदद से होता है, इस सेल ऑर्गेनल की हेल्प से पॉसिबल है। द सेकेंड वन ऑफ another plastid is called chromoplast. Chromoplast, these organelles contain colored pigments. इनके पास मुख्तलिफ कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास ये एक प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ द फ्लावर, ये अक्सर जो है ना, जो फ्लावर्स के पत्ते हैं, जो मुख्तलिफ कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि पर्पल फ्लावर है, पिंक कलर के रोज़ हैं, रेड कलर के रोज़ हैं, ऑल ऑफ द कलर्स आर बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट। ये एक सेल ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर मौजूद है, और ये फ्लावर्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को मुख्तलिफ कलर्स देता है। अब एप्पल का रेड कलर है, टोमेटो का रेड कलर है, ठीक है, एक फ्लावर, रोज़ फ्लावर में एक ऑरेंज कलर का रोज़ फ्लावर है। ऑल ऑफ दीज कलर्स आर बिकॉज ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल नोन एज क्लोरोप्लास्ट। इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से उन पेटल्स पर, फ्लावर्स की लीव्स पर, पत्तों पर, और फ्लावर्स के पत्तों पर, पेटल्स पर, और मुख्तलिफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का डिफरेंट कलर अपीयर होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स का मुख्तलिफ कलर का होना इज़ ऑल बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। जब फ्लावर्स के मुख्तलिफ ब्राइट कलर्स होते हैं तो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मुख्तलिफ इंसेक्ट्स जो हैं वो उनकी तरफ जाते हैं, और जब जाते हैं उनके ऊपर बैठते हैं, उनका रस चूसते हैं, तो उनके साथ मुख्तलिफ उन प्लांट्स के पोलर ग्रेन्स उनके साथ स्टिक हो जाते हैं, और ये फिर ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे बैठता है और पोलन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह एक मेल गैमीट है पोलन्स, उनको ट्रांसफ़र करता है, उन्हें फीमेल प्लांट तक, एग तक लेकर जाता है। तो ये पॉलिनेशन का काम भी बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज़ वेरी ईजी, क्योंकि ब्राइट कलर्स हैं फ्लावर्स के, तो वो ब्राइट कलर्स की वजह से मुख्तलिफ जो इंसेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो हमारे पास इंसेक्ट हैं जो कि फ्लावर्स पर बैठते हैं नेक्टर फ्लावर्स का रस पीने के लिए, सो वो इन ब्राइट कलर्स की वजह से उनकी तरफ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। प्रेजेंट इन राइप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो मुख्तलिफ पके हुए जो हमारे पास फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं जिनका अच्छा ब्राइट कलर है, जैसे ब्रिंजल का पर्पल कलर है, टोमेटो का रेड कलर है, और उसके अलावा हमारे पास इस तरह के मुख्तलिफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिनके मुख्तलिफ ब्राइट कलर्स हैं। ये भी इन सब में ये क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है। ये देखिए, ये एक किस्म का क्रोमोप्लास्ट है, इस तरह का ओवल शेप्ड सेल ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और ये जो जितने भी हमारे पास प्लास्टिड्स हैं इनके अंदर अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जितने भी प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट एक थर्ड किस्म का प्लास्टिड है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, और ये जो है कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, एज क्लोरोप्लास्ट वर हैविंग द कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रीन कलर अपीयर हो रहा था। क्रोमोप्लास्ट वर हैविंग डिफरेंट कलर पिगमेंट्स, जिनकी वजह से फ्लावर पेटल्स का, फ्रूट्स का मुख्तलिफ कलर अपीयर हो रहा था फ्रूट्स और पेटल्स में। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट है इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं है, ये कलरलेस है। डिफरेंट शेप एंड साइज़, ल्यूकोप्लास्ट जो है मुख्तलिफ शेप्स के और मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं। स्टोर न्यूट्रिएंट्स, इनका जो मेन काम है कि ये मुख्तलिफ स्टोरेज का काम करते हैं। प्लांट्स को जिन मॉलिक्यूल्स की, जिन न्यूट्रिएंट्स, जो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए वो इन ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होते हैं। पोटैटो स्टोर स्टार्च, जिस तरह की किसी पोटैटो जो है ना ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च जो है इन ल्यूकोप्लास्ट में, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल ल्यूकोप्लास्ट है वहाँ जाके स्टोर होता है। मोस्टली फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स, जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं पोटैटो वगैरह, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टोरेज। तो वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट की किसी पोटैटो में तादाद ज़्यादा है बिकॉज पोटैटो में ही स्टार्च स्टोर होता है। ये देखें, ये एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, पिक्चर है ल्यूकोप्लास्ट की, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ शेप की, बड़े और छोटे साइज़ में है और राउंड ओवल शेप्ड में है। नाउ आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज़ वैक्यूल। वैक्यूल इज़ सैक लाइक ऑर्गेनल, ये किसी तहले की तरह, किसी पाउच की तरह का छोटा सा या बड़ा सा सेल का पार्ट हो सकता है। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये वैक्यूल्स प्लांट्स में भी मौजूद है और एनिमल सेल्स में भी मौजूद है। स्मॉल इन साइज एंड लार्ज इन नंबर इन एनिमल्स। एनिमल्स सेल में ये छोटे साइज़ के होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर में मौजूद होते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जबकि प्लांट सेल्स में ये सेंट्रल लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है जो कि पानी स्टोर करता है, और उस पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मौजूद होते हैं, सॉल्ट, शुगर एंड अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये लार्ज साइज़ का जो सेंट्रल वैक्यूल है, इसी की वजह से प्लांट सेल का न्यूक्लियस एक साइड पे है। ये लार्ज साइज़ का वाटर वैक्यूल मौजूद होता है प्लांट्स में। एनिमल सेल कंसिस्ट ऑफ फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल्स में दो तरह के वैक्यूल्स होते हैं, एक फूड वैक्यूल और एक
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लांट सेल का एक लार्ज साइज वाटर वैक्यूल है और उसके अंदर सेल सैप किस चीज़ को कहा जा रहा है कि ये जो वैक्यूल है एक मेम्ब्रेन बाउंडेड पाउच लाइक सेक लाइक थैले की तरह का स्ट्रक्चर है। ये इसके इर्द गिर्द एक वॉल मौजूद है, एक मेम्ब्रेन मौजूद है और अंदर जो है ना सेल सैप है, मतलब ऐसा पानी, ऐसा लिक्विड जिसमें मुख्तलिफ सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, शुगर वगैरह मौजूद है। और इसकी जो बाहर की कवर है वाटर वैक्यूल की, प्लांट सेल में एक लार्ज साइज जो वैक्यूल है उसके वॉल को, उसके कवर को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इज गिवन अ स्पेशल नेम नोन एज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इसके इर्द गिर्द का एक कवर है, मेम्ब्रेन है। ये देखिए, ये एक प्लांट सेल है और यहाँ पे लार्ज साइज का सेंट्रल वैक्यूल है जिसकी वजह से प्लांट सेल का न्यूक्लियस बिल्कुल एक साइड पर हो गया है। इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, पर्पल कलर में, दे आर बेसिकली द वैक्यूल्स। ये एनिमल सेल में इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ओवर हेयर दिस ग्रीन, पर्पल, दिस ब्राउन कलर, राउंड शेप्ड or oval shaped small membrane bounded organelles, they are called the vacuoles. There are different types of vacuoles in animal cell, maybe food vacuoles जिसमें मुख्तलिफ फूड स्टोर होता है सेल का, या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का काम कैसे करते हैं कि अगर सेल में ज़्यादा पानी है तो वो इन वैक्यूल्स में स्टोर होता है और अगर वो पानी बाहर निकालना है तो वो वैक्यूल्स जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होंगे और पानी को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह सेल का जो इंटरनल वाटर है वो मेंटेन रहता है, सेल में पानी ज़्यादा या कम नहीं होता बिकॉज ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। This was the end of the lecture. I hope it was easy and clear to all of you. Thank you so much.